नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। खिलता कमल हताशा। जी हां, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी और कांग्रेस के संगठन की तुलना करें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उपचुनाव से निपटने के बाद अब बीजेपी पहले से मजबूत अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस का संगठन छिन्न भिन्न नजर आ रहा है। कांग्रेस का संगठनात्मक बिखराव हर चुनाव के बाद बढ़ता जा रहा है। युवा मोर्चा, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। नई कार्यकारिणी नहीं बनने से इनके मैदानी प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जबकि यही वे इकाइयाँ होती हैं जो सरकार की या संगठन की नीतियों के खिलाफ जनाक्रोश कर जनता के बीच जाती हैं। आज हम बीजेपी कांग्रेस के संगठन पर इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ बीजेपी अपने मजबूत संगठन को लगातार और मजबूत करने की कवायद में जुटी है और अपनी सतत प्रक्रिया के तहत मंडल स्तर पर प्रशिक्षित और समर्पित कार्यकर्ता भी तैयार करने जा रही है, जिसके लिए मंडल स्तर पर बकायदा प्रदेश भर में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 2003 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से सत्ता क्या गई, मानो पूरा संगठन छिन्न भिन्न हो गया, जिससे कांग्रेस आज तक नहीं उबर पाई। 2003 से पहले जब तक कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही, संगठन ज्यादा मजबूत तो नहीं रहा, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। 2003 के बाद प्रदेश को पीसीसी चीफ के रूप में कई चेहरे मिले, लेकिन आज तक संगठन मजबूत नहीं हो सका। 2003 से शुरू हुआ कांग्रेस का संगठनात्मक बिखराव हर चुनाव के बाद बढ़ता जा रहा है। संगठन की सहयोगी इकाइयों के लगभग निष्क्रिय रहने और नए नेतृत्व को स्थान नहीं मिलने से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पार्टी से स्वाभाविक जुड़ाव रस्म बनकर रह गया है। हाल ही में हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने संगठन की कमियों को इस हद तक सार्वजनिक कर दिया कि पार्टी नेता अब वर्षों से पार्टी पर एकाधिकार जमाए नेताओं के खिलाफ बातें करने लगे हैं। पार्टी की सहयोगी लेकिन प्रमुख इकाइयां जैसे युवा मोर्चा, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला मोर्चा का वजूद सार्वजनिक तौर पर बहुत कम या अवसर विशेष पर नजर आता है, जबकि यही वो इकाइयां होती हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जनाक्रोश जनता के बीच लेकर आती हैं। कांग्रेस में युवा मोर्चा, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। नई कार्यकारिणी नहीं बनने से इनके मैदानी प्रदर्शन पर काफी बुरा असर पड़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत है। कार्यकर्ताओं का लगातार भारतीय जनता पार्टी में आगमन, कार्यकर्ताओं का निर्माण और उनका प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पुनः तैयार करके कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ा है। कांग्रेस में बिखराव का दौर बिल्कुल परमाणु विखंडन की प्रक्रिया जैसा है। लगातार विखंडन होने वाला है। लगातार नीचे तक नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव में और विखंडन तेजी के साथ में होगा। कांग्रेस में ना नेतृत्व और ना ही नेता कार्यकर्ता उस मिजाज के बचे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर ना कोई गुटबाजी है, ना किसी तरह का किसी की प्रति किसी की कोई नाराजगी है। कांग्रेस में सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को खत्म करने के लिए वचनबद्ध हैं पार्टी के प्रति, और निश्चित मध्य प्रदेश में और पूरे देश में लोकतंत्र को फिर से बहाल करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और देश की एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करने वाली निश्चित आज नहीं कल देश में फिर से काबिज होगी। पार्टी पदाधिकारी व्यक्तिगत चर्चा में संगठन की कमियों को बेहद अफसोसजनक मानते हैं। उनका कहना है कि अन्य पार्टियों, विशेषकर बीजेपी में आज जो लोग राष्ट्रीय या प्रदेश में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, उनका राजनीतिक सफर भी उन्हीं के साथ शुरू हुआ था। कांग्रेस में वरिष्ठता के नाम पर आज भी दशकों पुराने नेता ही जमे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई नाम नहीं उभरा जिस पर सभी की सहमति हो। वरिष्ठों के असुरक्षा भाव ने नए नेतृत्व को आगे नहीं आने दिया।
और आज नेतृत्व का संकट प्रदेश में मौजूद है। पहले सत्ता गंवाने और फिर विधानसभा चुनाव में हार के बाद संगठन में बिखराव बढ़ गया है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो वो लगातार अपने संगठन पर फोकस करती आई है। नतीजा, बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है और बीजेपी उपचुनाव के बाद अपने नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर तैयार करने जा रही है। इस प्रशिक्षण में उन्हें पार्टी के लिए समर्पित रहने की सीख दी जाएगी। मध्य प्रदेश जनसंघ के जमाने से ही उसका और भाजपा का गढ़ रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली मात के बाद पार्टी भले ही अब सत्ता में वापस आ गई है, पर कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और निष्ठा के स्तर पर भी मजबूत बनी रहे, इसके लिए अब कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन प्रदेश भर में कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा करने के लिए यहाँ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे पहला सवाल कि जितने कांग्रेसियों को हम सुन रहे हैं जब से सरकार गई है, कभी कंप्यूटर बाबा कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाओ रैली निकालते हैं। अभी हम दुर्गेश शर्मा को सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनको लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। और ये वो पॉलिटिकल पार्टियां जो ये कहती हैं कि इस देश में लोकतंत्र का श्रेय कांग्रेस अपने ऊपर लेती है कि उन्होंने इस देश में लोकतंत्र लाए और इसको मजबूत किया और आगे भी इसको मजबूत करते रहेंगे। उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो चुनाव भी लड़ते हैं, उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके सांसद विधायक पार्षद बनते हैं और वो फिर कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है। और ऐसी स्थिति में कि जब उनकी पार्टी में लोकतंत्र की बात की जाती है तो वो कहते हैं आला कमान फैसला करेगा। अध्यक्ष कौन बनाएगा? आला कमान फैसला करेगा। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? आला कमान फैसला करेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? आला कमान फैसला करेगा। तो एक ऐसी पार्टी जो लोकतंत्र की बात करती है लेकिन सारे फैसले आला कमान पे छोड़ देती है। तो आपको लग रहा है कि ये जो स्थितियां बन गई हैं तो इसमें आला कमान कुछ सुधार कर पाएगा या वाकई कांग्रेस को कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी जिससे वो पहले की तरह थोड़ी और मजबूत हो पाए और एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार की घेराबंदी करे या आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव में उसमें पूरी नई ताकत, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ जाए। और जो 3 साल की वो बात कर रहे हैं कि 23 तक कमलनाथ कहते हैं कि मैं यहीं हूँ, तो उस 23 की तैयारी करते वो दिखे। देखिए मनोज जी, जो आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यदि मैं उससे बात शुरू करूं तो आला कमान शब्द एक तानाशाही शब्द है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता से बात करिए, वो एक दिल्ली के बारे में बात करता है तो वो कहता है हमारा केंद्रीय नेतृत्व। बिल्कुल, वो आला कमान शब्द की बात नहीं है। नेतृत्व की बात जब आती है तो नेता जो लीड कर रहे हैं और वो बदलते रहते हैं। आला कमान जैसा एक तानाशाह होता है जिसने कुर्सी पे कब्जा कर लिया तो कुर्सी ना छोड़ना चाहे, हमेशा उसी के बनी रहे, उसके बाद फिर उसकी पुश्तें आने वाली पीढ़ियां उस कुर्सी पर बनी रहे, इसकी कोशिश में लगा रहता है। तो फिर वो पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक तंत्र भी वही है, कुर्सी पकड़ो कब्जा करो तंत्र जो है भाजपा का, तो कांग्रेस का, माफ कीजिए कांग्रेस का। तो वो कांग्रेस का लोकतंत्र का मूल आधार ही वही है। लोकतंत्र क्या है, शायद इसकी परिभाषा कांग्रेस के नेताओं ने पढ़ना भूल गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र, ये भारत का संविधान जब लिखा गया था उस पीढ़ी का कोई नेता कांग्रेस में तो बचा नहीं होगा जिसको उस बैठकों में भाग लिया हो संविधान सभा की, या उसको मालूम हो कि लोकतंत्र क्या होता है, या आज़ादी की लड़ाई उनने लड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे वो नेता हैं जो मीसाबंदी रहे हैं, इमरजेंसी का दंश जिनने झेला है, जिनने लोकतंत्र की हत्या का जो भाजपा आरोप लगाती है तो उसकी जो पीड़ा है वो झेली होगी। 19 महीने तक वो जेल में रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसीलिए वो लोकतंत्र सेनानी का नाम कहते हैं। लोकतंत्र का मायने मालूम है, इसलिए वो चुनाव की प्रक्रिया से अपने लीडर चुनते हैं। पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की लीडरशिप की यदि बात करें तो वहाँ चुनाव की प्रक्रिया से नए लोगों को लाया जाता है। वहाँ परिवारवाद को तरजीह नहीं दी जाती, क्योंकि उनको मालूम है कि परिवारवाद पर रास्ते पर जाएंगे तो देश की बात करें तो कांग्रेस हो जाएंगे और दुनिया की बात करें तो उत्तर कोरिया हो जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत समझ बूझ के निर्णय लेते हैं, और इसलिए वहाँ पर आज यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी यदि पंचायतों में है, भारतीय जनता पार्टी यदि देश के कई राज्यों में राज कर रही है, तो उसकी मुख्य वजह यही है कि उनके यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है। हमेशा समय के साथ नई लीडरशिप आती है। यदि पुराने नेता असफल हो गए, फेल हो गए, तो उनको किनारे बैठा दिया जाता है, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, नए लोगों को तरजीह दी जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ मैं, आप देखिए सामने अभी ताजा उदाहरण सुशील मोदी। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र
कि सही ढंग से वाहक पार्टी है, जिसको लोकतंत्र समझ है। कांग्रेस में इस चीज़ की नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता हर मामले में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। अभी जो 28 सीटों के उपचुनाव हुए तो हमने देखा कमलनाथ जी लगभग रोज ही लोकतंत्र की बात करते थे, बिल्कुल। और खुद ही कह रहे हैं चुनाव हारने के बाद कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, 2023 तक रहूंगा कांग्रेस की कुर्सी। यही कांग्रेस मनोज जी अभी कोरोना को लेकर जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, यदि कहीं ऊंच नीच हो जाती है तो यही पार्टी मांग करेगी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, ऐसे तमाम मांगे यही पार्टी करने वाली है। अपने यहाँ यदि उनके यहाँ चुनाव हार गए हैं जिसकी लीडरशिप में, उसको लेकर कोई मांग नहीं उठे, उसको कह रहे हैं वाह वाह बहुत बढ़िया कि आपने चुनाव भी हरवा दिया, उसके लिए ईवीएम है ना, उन्होंने कहा ईवीएम के कारण। तो ये कांग्रेस का जो सोचने समझने का तरीका, ये उनको अपना ढर्रा बदलना होगा, और जब ऊपर के लोगों का ढर्रा बदलेगा तो फिर नीचे के लोगों का भी बदलेगा। और कांग्रेस में है क्या, बचा क्या है, आप ये देखिए, बिल्कुल सही विषय पर हम बात कर रहे हैं जी। कांग्रेस में एनएसयूआई के चुनाव कब से नहीं हुए, जो कांग्रेस की युवा विंग, सबसे युवा विंग थे, जिसको कहें राजनीति के प्राइमरी स्कूल कहें, वहां के चुनाव कब से नहीं हुए। राजनीति का मिडिल स्कूल जो उनका जो है यूथ कांग्रेस, उसके चुनाव कब से नहीं हुए। राज्य इकाई के चुनाव कैसे हो रहे हैं वहां पर, कब से नहीं हुए। केंद्रीय इकाई की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वहाँ पे एक जब राहुल गांधी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो एक कांग्रेस नेता ने पर्चा दाखिल कर दिया था, तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया था, उसको देशद्रोही गद्दार तक कह दिया गया था। बिल्कुल। तो उस पार्टी की चरित्र की बात कर रहे हैं, तो वो पार्टी का जिस गति को हर्ष को प्राप्त हो रही है, इससे भी ज्यादा अवगति को प्राप्ति की वो हकदार है पार्टी, क्योंकि जिसके अंदर अपना आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र की दुहाई किस मुंह से दे सकता है। आप यदि मनोज जी किसी को कहें कि वो शाकाहारी बने, तो आपको खुद शाकाहार भी अपनाना होगा, तब आप सामने वाले को सलाह दे सकते हैं। यदि आप किसी को कहें, कोरोना के संदर्भ में बात करूं, आप किसी को कहें कि मास्क लगाकर चलिए, तो आपको खुद चेहरे पर मास्क लगाना होगा, तब आप दूसरे को सलाह दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है, कांग्रेस में खुद तो आदमी मास्क लगा नहीं रहा है, दूसरों को कह रहा है कि मास्क लगा के चलिए। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस का चरित्र है, उसको अपने आप को बदलना होगा कांग्रेस को। यदि कांग्रेस इसी स्थिति में रही तो मुझे लगता है कि अभी तो जो 28 सीटों के नतीजे हमने देखे हैं, 2023 में भी उसी गति को प्राप्त होगी, और आने वाले चुनाव, उसके बाद के चुनाव में भी वही गति को प्राप्त होगी। उनको भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ा संगठन चलाना है तो उनको सीखना जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि सीख लेते दिख रहे हैं वो, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि प्रशिक्षण शिविर हो गया और 10 दिन के लिए कमलनाथ दिल्ली में, फिर खबरें आई हैं कि 2000 से ज़्यादा पदाधिकारी बना दिए हैं, वो सब किसी काम के नहीं, निकम्मे, उनको हटाएंगे। हटाने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद काम नहीं किया, जिनके बारे में जिनको संगठन नहीं पता, कार्यकर्ताओं को जिनके बारे में नहीं पता, वो कह रहे हैं निकम्मे लोगों को हटाएंगे। मनोज जी, जिन निकम्मों की फौज की बात करें, निकम्मों की फौज उन्हीं ने खड़ी की है जो हटाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के, मतलब मैं तो दावा करता हूं आपको यहाँ पर कि कोई भी कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को या प्रदेश अध्यक्ष को पूछ लीजिए कि उनके संगठन में कितने उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश इकाई में कितने महामंत्री हैं, कितने सचिव हैं, उनको नहीं पता होगा कि कितनी संख्या है। क्योंकि एक एक सिंगल ऑर्डर जैसे निकलते हैं ना किसी विभाग में, जिसमें भ्रष्टाचार के ज्यादा आरोप लगते हो, तो वहाँ के जो अफसर जड़े समझदार होते हैं, वो एक मुश्त तबादले के आदेश नहीं निकालते, सिंगल ऑर्डर निकालते हैं, जिससे कि वो छपे ना, कहीं पर प्रचार ना हो कि एक साथ 80 तबादले कर दिया, 250 कर दिए। बिल्कुल। तो कांग्रेस में नियुक्तियां भी वैसी सिंगल ऑर्डर नियुक्तियां हो रही थी कि वो किसी जो पहुंचा उसने कहा कि साहब मुझे कोई पद चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा जाओ तुम महामंत्री बन जाओ, जाओ तुम उपाध्यक्ष बन जाओ। इस तरीके से सिंगल ऑर्डर नियुक्तियां हुई हैं। उनको हिसाब ही नहीं पता होगा उनके कितने महामंत्री, कितने पदाधिकारी हैं, प्रदेश की टीम में कितने लोग हैं। अब आप ये बताइए कि किसी संगठन की प्रदेश की टीम में, वो संविधान होता है हर संगठन का, उसके अनुसार पदाधिकारी तय होते हैं, और जिस संगठन में 2000 पदाधिकारी हों जिनको आप निकालने जा रहे हों, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या कितनी होगी। जबकि कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस में यदि महामंत्री की बात करें कांग्रेस के, तो मुझे नहीं लगता कि 8-10 से ज्यादा कोई महामंत्री प्रदेश इकाई के होने चाहिए उनके संविधान के मुताबिक, या इससे ज्यादा हो सकता है उनको नाम भी याद ना हो। हाँ, तो ये जो बड़ी एक अजीब सी बात है कि मतलब गलती आपकी है, आपने सिर पर ओढ़ना नहीं चाहते हैं, दूसरों पर थोपना चाहते हैं और सुधार भी नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी वाकई इस मामले में अच्छी पार्टी कहना चाहिए कि जो अपने पुराने लोगों को भी प्रशिक्षण देती है हर साल। बिल्कुल, चाहे नया कार्यकर्ता हो, चाहे उनका जो पूर्व विधायक मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, जो कई साल जो दूसरों को प्रशिक्षण देता है, वो खुद प्रशिक्षण लेता है। बिल्कुल पालक। तो इस तरीके की जहाँ प्रशिक्षण होगा, जहाँ पर नई चीजें सीखने को मिलेगी, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो वहाँ पर सुधार होता है, बेहतर तरीके से संगठन काम कर सकता है। वो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। कांग्रेस के उससे मुकाबला करना है तो कम से कम
संगठन को तो मजबूत करने के लिए संगठन को उस दिशा में ले जाना होगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, पीढ़ी परिवर्तन का एक दौर हमने देखा लंबे समय से बीजेपी में भी, कि प्रभात झा, फिर नरेंद्र सिंह, फिर नंदू भैया, फिर राकेश सिंह, फिर वीडी शर्मा आ गए युवा, फिर उनकी जो जिला अध्यक्षों की टीम है, हमने देखा कि 30-32 साल के भी जिला अध्यक्ष उन्होंने बना दिए हैं। लेकिन दिल्ली में भी हम देखें कि राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, और उनके पहले भी अध्यक्ष बदलते रहे, और जेपी नड्डा। कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी 17 साल, 18 साल, 19 साल, फिर राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी अंतरिम। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि अचानक से वो कांतिलाल भूरिया को लाते हैं कि ये सबकी सुनेंगे, फिर अरुण यादव आ जाते हैं, अब कमलनाथ आ गए और वो कह रहे हैं 23 तक मैं जाऊंगा नहीं है। जिला अध्यक्षों में कौन कहाँ जिला अध्यक्ष है किसी को पता नहीं। तो इसको कैसे देखें कि जब तक आप अपने आप पीढ़ी परिवर्तन तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं, अपनी जब जिला अध्यक्ष आप मजबूत नहीं तैयार कर पा रहे हैं, अपना प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं दे रहे हैं जो कि प्रदेश में जा सके, क्योंकि जो मुख्यमंत्री रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है, वो सुर्खी में प्रचार में जाता है और वो ये कहता कि मैं 35 साल बाद यहाँ आया हूँ। तो इससे आप अंदाज लगाइए। और एक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष आप देख लीजिए कि आज हो सकता है यहाँ हो, कल हो सकता है किसी तीसरे जिले में हो। तो जब तक आप नीचे तक नहीं जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नहीं, नई पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे? निश्चित तौर पे मुकाबला नहीं कर पाएंगे मनोज जी, लेकिन पीढ़ियां परिवर्तन तो वहाँ भी हो रही हैं। देखिए ना, आप नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद परिवार सोनिया परिवर्तन गांधी नहीं हो रहा है। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में हम आ जाएं तो अभी उनकी आनुषंगिक संगठनों की हम बात कर रहे हैं तो कमलनाथ यदि प्रदेश अध्यक्ष है तो उनके बेटे नकुलनाथ की बात चल रही है, दिग्विजय सिंह के बेटे की बात चल रही है, जयवर्धन की। तो पीढ़ियां तो यहाँ भी बदल रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से बदल रही हैं, तो यहाँ पीढ़ीवाद से तरीके से बदल रही हैं। तो ऐसा ही होगा जैसे हम अभी पढ़ते हैं ना, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, वैसे ही हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कांग्रेस का पतन कैसे हुआ। बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। यदि उसको भाजपा से मुकाबला करना होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से आना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीके से उसको अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, उन लोगों को लाना पड़ेगा जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अभी कांग्रेस क्यों इस हालात में पहुंच गई है, मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो या अन्य राज्य हो, ये कांग्रेस के बड़े नेता से लेके एक आम आदमी तक को पता है कि कांग्रेस क्यों हार रही है और कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हो रही है। लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता या कोई बदलाव नहीं करना चाहता। हार जाते हैं, सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं, फिर उन्हीं को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो अंतरिम अध्यक्ष वो हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में हार गए हैं, कमलनाथ जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जाके बताते हैं कि साहब वो इस तरीके से हम हारे हैं और एक पर्ची दे आते हैं वहाँ पे कि इन लोगों ने भीतरघात किया, मतलब ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर लिया आपने जिला अध्यक्ष। एक नया प्लान बता देते कि अब आगे ऐसे जीत जाएंगे। हाँ, हम ऐसे जीतेंगे और इनकी वजह से हारे हैं। हमने क्या किया, ये कोई जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं है। भाजपा में जैसे आप देखो पीढ़ी की पीढ़ी बदल गई है, मार्गदर्शन मंडल बना दिया है उन्होंने। जैसे अभी पटेरिया जी बता रहे थे, पालक संघ बनाया उन्होंने, मतलब पन्ने पे जो वार्ड स्तर पर उनके पालक कहलाते हैं वो, बिल्कुल, जो नीचे वालों को प्रशिक्षित करते हैं कि हम कैसे काम करते आ रहे हैं। भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने भी कोशिश की थी। कांग्रेस पहले स्टार्टिंग में इसी तरीके से चल रही थी कि संघ का मुकाबला करने के लिए उस जैसे प्रशिक्षित वर्ग को तैयार करने के लिए सेवा दल का गठन किया था उनने। सेवा दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसकी रीति नीति, उसका क्या आगे का लक्ष्य क्या है कांग्रेस में, कांग्रेस की कौन से एजेंडा लेके चल रही है, कांग्रेस क्या विचार है उनका, क्या विचार है, ये सब चीज वो तय करते थे। जैसे अब भाजपा अपने कार्यकर्ता को गढ़ रही है, वो उनको लगातार प्रशिक्षित कर रही है, नई चीज़ों से अवगत करा रही, नई समस्याओं के बारे में बता रही। आज हम बात करेंगे यदि कांग्रेस और भाजपा के यदि प्रवक्ताओं की बात करें, यदि आप अपने डिबेट में भी देखते हो, बुला लें तो वो सीधे गांधी नेहरू परिवार पे, देश की आज़ादी पे चले जाते हैं। हमने कुर्बानी दी। भाई कुर्बानी देने वाले तो चले गए ना ऊपर, अब उनके नाम से आप कब तक खाते रहेंगे। दादाजी ने घी खाया, पोता पहलवान हो गया। हाँ, पोता पहलवान हो गए। तो अब उसी में लगी हुई है कांग्रेस, कुछ नया करके नहीं देना चाहती। जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि उसके पास मुद्दों की कमी है। यदि भाजपा ध्रुवीकरण करना चाहती है, यदि वो ऐसे मुद्दे ला रही है, तो आपके पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, हमने देखा अटल जी की सरकार चली गई मनोज जी प्याज पर, तो वही कांग्रेस थी। लेकिन कांग्रेस आजकल है कहाँ, संघर्ष करने के लिए जमीन पर ही नहीं है ना, क्योंकि उसके संगठन अब नेता पुत्रों या फिर एक परिवारवाद तक सीमित रह गए। यदि गांधी जी परिवार के बारे में किसी ने बोल दिया तो उसको पार्टी से बाहर कर देंगे। यदि आप आज भी चाहो तो कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस का जनाधार है। मनोज जी, मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ जी, उस गांव की मैं यदि बात करूं तो एक समय पे मैंने देखा है कि हर घर पे कांग्रेस का झंडा लहराता था।
कोई भाजपा का एक कार्यकर्ता नहीं था, और आज जाके देखता हूं तो कांग्रेस का झंडा ही नहीं दिखता वहां पे, भाजपा ही भाजपा दिखती है। तो कांग्रेस ने कभी विचार नहीं किया कि उसका पतन क्यों हो रहा है, ये दुर्दशा क्यों हो रही। यदि वो समय रहते यदि इस पर विचार कर लेती तो हो सकता है कि इस स्थिति में नहीं आती। अभी भी समय गया नहीं है, यदि अभी भी वो अपने संगठन को मजबूती से खड़ा कर ले, फिर से तैयार कर ले, मेहनत लगेगी, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, लेकिन वो मुकाबले में खड़ी हो जाएगी। अन्यथा उसका हाल भी बसपा, सपा और कम्युनिस्टों की तरह होने वाला है। प्रभु जी, गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात करें तो वो मुख्यमंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर के, 3-4 दशक से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, ज़मीनी आधार नहीं है। कपिल सिब्बल ताज़ा उदाहरण है, या जो 22-24 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी जिनका कोई ज़मीनी आधार नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो परेशानियाँ, जो दुश्वारियाँ, जो संकट है, वो उनको पता है कि क्या परेशानी है, वो उनको ये भी पता है कि ये दूर कैसे होगा। लेकिन एक गांधी नेहरू परिवार जो 70 साल से शासन में, लगभग 55 साल शासन में रहा है, सरकार ने देखी उन्होंने, सरकार किंग मेकर रहे हैं, आज भी पावर में है वो। लेकिन आपको नहीं लगता वो क्यों ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, जो कि एक जनाधार विहीन लेगों उनको अब समझ में आने लगा है, लेकिन जिनका जनाधार रहा है वो गांधी परिवार के यहाँ में यहाँ बुला रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो या तमाम नेता। वो बाकी नेताओं को सुनाने लग जाते हैं कि आप गद्दार हो, देशद्रोही हो, आपने कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। टाइमिंग को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाने लगते हैं कि सोनिया गांधी बीमार है तो आपने टाइमिंग क्यों चुनी। लेकिन संगठन बीमार है, इसकी चिंता कोई करने को तैयार नहीं है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरे देश में, अगर खासतौर से मध्य प्रदेश में अगर देखें। मनोज जी, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर कपिल सिब्बल तक, तो ये वही नेता हैं जो जब सोनिया गांधी राजनीति में आने की इच्छुक नहीं थी तब ये उनके दरवाजे पर दस्तक थे कि आप राजनीति में आइए कांग्रेस को बचाने के लिए। बिल्कुल। आज वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास 3 ऑप्शन है पार्टी के अंदर, सोनिया गांधी के विकल्प के तौर पर 2 और ऑप्शन है उनके पास, कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी नहीं तो फिर सोनिया गांधी, सोनिया गांधी नहीं तो फिर राहुल गांधी। इसके बाहर वो भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जमीनी आधार से जुड़े हुए नेता नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की पैदाइश जरूर है, जम्मू कश्मीर में वो एक बार कांग्रेस की सरकार बनी तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ है वहाँ। बिल्कुल, उनने कोई मेहनत की क्या वहाँ पर? उनने कोई वैसी मेहनत नहीं की। यदि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए उनकी बात करें तो मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्र में मेहनत करते थे। हम दिग्विजय सिंह की बात करते हैं यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो वो 15 साल 16 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज भी पूरे प्रदेश के दौरे करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस संगठन के लिए बैठकें लेने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके बंगले पर कांग्रेस के तमाम नेताओं से सबसे ज़्यादा भीड़ दिग्विजय सिंह के बंगले पर रहती है, जो खुद कहते हैं कि यदि मैं बाहर खड़ा हो गया सामने चुनाव में तो टिकट वोट मांगने जाऊं तो मेरे नाम पर वोट और कट जाते हैं। वो नेता जिसका सबसे बड़ा आधार है मध्य प्रदेश में, वो नेता के नाम पर आप वोट नहीं ले सकते, क्योंकि कांग्रेस ने उसकी जो छवि पर जो एक दाग लगा उसको दूर करने का भी प्रयास नहीं किए। वो नेता जिसकी हर जिले में गांव-गांव तक पहचान हो, वो नेता बाहर नहीं निकल सकता, खुले मंच पर भाषण नहीं दे सकता, बंद कमरा बैठ के ले सकता है। और वो नेता खुले मंच पर भाषण देता है जिसको कोई नहीं जानता। ये कांग्रेस की स्थिति है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश में 4 साल पहले ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, जो अखबार पर देखते हो या टीवी देखते हो, उनके अलावा आम आदमी कमलनाथ की फोटो भी नहीं पहचानता था। बिल्कुल, वो कमलनाथ आज मंच पर सभा लेते हैं, वो दिग्विजय सिंह जिसका घर घर में आधार है, जिसको लोग जानते हैं, वो आदमी को मंच पर नहीं ला सकते आप। तो ये कांग्रेस के जो है दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस का, कि जो उनका असली लीडर है उसकी छवि को आपने चमकाने का प्रयास नहीं किया, और जो नकली लीडर है जिसका कोई आधार नहीं है उसको आप आगे रखें। तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, राहुल गांधी से लेकर हम प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की बात करें, तो मैं आज प्रियंका गांधी पे यदि हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए क्या संघर्ष किया इसके पहले, महामंत्री बनने के पहले। बिल्कुल, वो अपने परिवार के चुनाव प्रचार से बाहर कभी गई नहीं। बिल्कुल, सोनिया राहुल के लिए वो अमेठी या रायबरेली में उसके बाहर कहीं गई नहीं वो, और उनको सीधे कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। अब वो जो है अध्यक्ष पद की रेस में तमाम नेता उन्हीं का नाम लेते हैं कि ये नहीं सोनिया गांधी नहीं चाहिए तो वो राहुल गांधी को ले आइए, राहुल गांधी नहीं चाहिए तो प्रियंका गांधी को ले आइए। कांग्रेस को सोचना होगा कि उनके यहाँ मनोज जी, कांग्रेस को यही नेता यदि ये आवाज उठाए कि कांग्रेस में एक स्वस्थ परंपरा से चुनाव हो और इन्हीं के बीच में से कोई एक लीडर चुनकर आ जाए, तो शायद वो भी उनको मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वो सब अपनी बराबरी के किसी और को अपना नेता नहीं चुनना चाहते हैं। वो गांधी परिवार का तिलक रखकर कुर्सी, उनके जैसे भरत जी ने सिंहासन, खड़ाऊ सिंहासन चलाया, राज चलाया था, वो खड़ाऊ राज ही चलाना चाहते हैं, क्योंकि खड़ाऊ राज में ही उन सब जो मंशा है वो पूरी हो सकती है। बिल्कुल, जैसे खड़ाऊ राज की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि एक प्रकार से यही आरोप लगते रहे कि कमलनाथ पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चलाते रहे और कमलनाथ खड़ाऊ सरकार में थे।
सरकार गई तो इसका यश अपयश भी उन्हीं के खाते में मढ़ने की कोशिश हुई दिग्विजय सिंह के। लेकिन अब भी जबकि वो कार्यकारिणी भंग होने की बात हो रही है तो एक निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया लगती है, लेकिन विध्वंस में बहुत कम समय लगता है। उसके लिए भी आप 10 दिन दिल्ली रहेंगे क्योंकि आपको अपने पूरे कामकाज पेंडिंग निपटाने हैं। उसके बाद आप भोपाल आएंगे, उसके बाद आप कब निर्णय लेते हैं ये किसी को पता नहीं। और ऐसी स्थिति में जबकि खबरें आ रही है कि दिसंबर जनवरी में नगरीय निकाय जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और बाकी चुनाव होना वो होना है, तो जब आप घर मजबूत नहीं है फिर आप इस चुनावी जंग में कैसे उतरेंगे? क्योंकि पहले तो आपने कोशिश की थी कि नगर निगम को 2 हिस्सों में तोड़ जाया जाए, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, ताकि आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल सके। अब तो वो फार्मूला भी आपके पास नहीं बचा है। मनोज जी, दिग्विजय सिंह के बिना आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं चल सकती, क्योंकि हम कमलनाथ जी की बात करें तो वो भले ही प्रदेश अध्यक्ष हों, 15 माह मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो पूरे प्रदेश को नहीं छान पाए। जैसे कि अभी प्रभु जी भी बता रहे थे कि यदि प्रदेश अध्यक्ष जाके कहीं मंडला में बोलता है, किसी जगह जाके बोलता है कि मैं 35 साल बाद आ रहा हूँ, तो उस अध्यक्ष से आप क्या कल्पना कर सकते हो? तो रिमोट से यदि 15 माह सरकार चली है, यदि लोग कहते हैं, और यदि सरकार आई है तो उसमें दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में उनका जनाधार है, पूरा नेटवर्क है। वो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और जमीनी नेता हैं, जमीन से आए हैं और संघर्ष करके आए हैं, भले ही वो राज परिवार से हों। यदि हम कमलनाथ जी की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में आज भी कार्यकर्ताओं को नहीं पहचान सकते। वो जब कह सकते हैं कि मेरे 15 माह मेरे कैबिनेट में मंत्री का नाम मुझे नहीं पता है, सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं, तो आप ये उम्मीद करिए वो जिलाध्यक्ष का नाम कैसे जानते होंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे शख्स हैं जो जिलाध्यक्ष से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उनको मालूम है किसमें कितना दम है और किसको आगे बढ़ाना चाहिए ये। और यदि आज कमलनाथ जी 10 दिन वहाँ बैठे हैं तो भी हो सकता है कि वो 10 दिन का 1 महीने भी रहेंगे, तो जो कुछ काम होगा दिग्विजय सिंह ही यहाँ करेंगे। तो पहले रिमोट से यदि सरकार चल रही थी तो संगठन भी अब रिमोट से ही चलेगा। भले ही दिग्विजय सिंह जी की, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, छवि ऐसी हो गई हो जिसको उनके ही संगठन ने मिटाने की कोशिश नहीं की हो, इस कारण वो पीछे चले गए हों, पर्दे के पीछे। लेकिन आज भी यदि मध्य प्रदेश में जो तरह से सिंधिया के बाद हट जाने के बाद यदि किसी की प्रदेश भर में पहचान है सबसे ज़्यादा, तो पहला नाम है दिग्विजय सिंह का। सुरेश पचौरी को भी हम नकार नहीं सकते हैं, सुरेश पचौरी ने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो उनका भी एक जनाधार है। अरुण यादव भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनने संघर्ष किया, लेकिन उनकी तुलना में कमलनाथ से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में वो हर जगह जिला अध्यक्ष तक बना दें। यदि बनाएंगे तो फिर वो वैसे ही रहेंगे कि जो आ गया। जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि कितने लोग महामंत्री बने, कितने उपाध्यक्ष बने, कितने सचिव बने, कांग्रेस को नहीं पता होगा, जो आएगा उसको एक लेटर दे देंगे। तो संगठन का ढांचा खड़ा करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में फिर से ताकतवर बनाने के लिए दिग्विजय सिंह की जरूरत पड़ेगी और दिग्विजय सिंह ही अब संगठन को खड़ा करेंगे। भले ही कमलनाथ जी 10 दिन रहे वहाँ, 20 दिन रहे, वो बिन उनसे पूछे कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन अब ये कांग्रेस को भी चिंतन मंथन करना होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय वो इजाज़त नहीं देता है। तो कमल वर्सेस कमलनाथ की इस लड़ाई में फिलहाल तो कमल भारी पड़ता दिख रहा है और कमलनाथ को सोचना होगा कि गलती कहाँ हुई है। जो चीज़ उनके छोटे से कार्यकर्ताओं को पता है कि कांग्रेस कहाँ रणनीतिक चूक कर रही है, जो चीज़ बराक ओबामा कह रहे हैं उनके नेता के बारे में, जो चीज़ कपिल सिब्बल कहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं, वो इबारत कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि जिस दिन उन्होंने इबारत पढ़ना शुरू की तो शायद उनको लगेगा कि कांग्रेस के पतन का कारण क्या है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, या मध्य प्रदेश में, या देश के तमाम हिस्सों में। तो एक नए सिरे से अगर कांग्रेस को गढ़ना है तो एक ऐसी पार्टी जो ये कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की पहरुआ है, वो इस देश में लोकतंत्र लाने वाली पार्टी है, तो उस पार्टी को अपने अंदर का लोकतंत्र जिंदा करना होगा, कंपटीशन करवाना होगा, और जो चुना हुआ नेतृत्व है उसको आगे लाके कमान सौंपना होगी। और जिस दिन कांग्रेस ने ऐसा कर लिया तो शायद वो कांग्रेस के लिए शुभ होगा, इस देश के इतिहास के लिए शुभ होगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।